बहुत दिन के बाद आज एक वीडियो अपलोड होगा। ठीक है, तो आज मैं एक लेवलिंग का ऐसे टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे जो टेक्निकल टर्म से रिलेटेड है। और जब कभी भी लेवलिंग के लिए आप फील्ड वर्क में जाएंगे रीडिंग को मेजरमेंट करने के लिए, एलिवेशन को पता करने के लिए, तो आप रीडिंग लेते समय कौन कौन सा टेक्निकल टर्म का यूज करते हैं फील्ड में और उस टेक्निकल टर्म का मतलब क्या है, ये सारे चीज़ के बारे में यहाँ पे एनालिसिस करेंगे। और ये टॉपिक ऑब्जेक्टिव पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट तो है ही, साथ ही साथ न्यूमेरिकल के लिए मतलब बोला जाता है ब्रह्मास्त्र है। ठीक है, तो इस चीज़ को बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा, ये टॉपिक को पूरा देखिएगा। एक बार में जब टेक्निकल टर्म ना समझ आए तो उसको बार बार रिपीट मोड में देखिएगा, समझ में आ जाएगा। ठीक है, बहुत ही इजी लैंग्वेज में इसको समझाने की हम कोशिश करेंगे। ठीक है ना, बोला जाता है कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती। ठीक है, हाँ, तो आप लोग को भी देखिए, कोशिश करिएगा तो हार नहीं होगा। ठीक है ना, बिना पढ़े सेमेस्टर पार नहीं होती, ये डायलॉग उल्टा हो गया सर। ठीक है, तो सबसे पहले हम जब कभी भी फील्ड वर्क के लिए ग्राउंड में जाते हैं तो ग्राउंड का नेचर कुछ ऐसा हम लोग को मिलते रहता है। ठीक है ना, कहने का मतलब इस टाइप के नेचर को बोलते हैं अंडुलेटेड शेप। क्या बोलते हैं? अंडुलेटेड शेप। ठीक है ना, जब कभी भी आप एलिवेशन को पता करने के लिए फील्ड वर्क में जाते हैं तो आपकी जो ग्राउंड की नेचर होती है वो अंडुलेटेड शेप की होती है। और आपकी ये टारगेट दिया गया है कि बताइए कि पॉइंट ए, पॉइंट बी, पॉइंट सी, पॉइंट डी, पॉइंट ई और पॉइंट एफ का एलिवेशन पता करना है। देखिए, चीज़ों को बड़े आसान से समझने की कोशिश कीजिए। हमारा टारगेट है, टारगेट ये है कि एलिवेशन पता करना। हमारा टारगेट क्या है? एलिवेशन को पता करना। हमारा टारगेट क्या है? एलिवेशन को पता करना। तो एलिवेशन को पता करने के लिए आपको जरूरत पड़ेगा रेफरेंस की। क्या चीज की? रेफरेंस की। बड़ा आसान से समझने की कोशिश कीजिए। एलिवेशन पता किसको करना है? पॉइंट ए का एलिवेशन पता करना, पॉइंट बी का एलिवेशन पता करना, पॉइंट सी का, पॉइंट डी का, पॉइंट ई का, पॉइंट एफ का। ये इतने सारे पॉइंट के एलिवेशन पता करना हमारा टारगेट है। एलिवेशन पता करना किसको टारगेट है? ए, बी, सी, डी, ई और एफ। इतने सारे पॉइंट का एलिवेशन पता करना हमारा टारगेट है। तो एलिवेशन को पता करने के लिए जवाब यही आना चाहिए आप लोग को कि सर हम लोग को तो रेफरेंस बताइए कहाँ से हम एलिवेशन मेजरमेंट करें। तो देखिए, हम लोग को बहुत पहले ही टेक्निकल टर्म हम लोग बहुत पहले सीख चुके थे। एलिवेशन होता था, इस वर्टिकल हाइट को बोल रहे थे एलिवेशन। एक होता था मीन सी लेवल। क्या होता था? मीन सी लेवल। समझने की कोशिश कीजिए, ये वाला थोड़ा सा हम इरेज करते हैं। देखिए, हम लोग बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि एक मीन सी लेवल वाली लाइन, सपोज करिए कि ये मीन सी लेवल वाली लाइन है, इसको बोल रहे थे MSL लाइन, मीन सी लेवल लाइन। ठीक है ना, अब बताइए कि मीन सी लेवल लाइन से, मीन सी लेवल लाइन से ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट को फाइंड आउट करते हैं। बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। ये मीन सी लेवल लाइन, ये ग्राउंड है, अंडुलेटेड शेप है ग्राउंड का। तो बड़ा आसान से समझने की कोशिश कीजिए कि मीन सी लेवल से ग्राउंड पर कोई भी पॉइंट को एलिवेशन पता करते हैं। कोई भी पॉइंट की एलिवेशन पता करते हैं तो उस पॉइंट की एलिवेशन को बोलते हैं रेडियस लेवल। ये बात हमने बहुत पहले बता चुका था, RL। और इस RL को अगर हम रेफरेंस के जैसा यूज करने लगेंगे, बड़ा आसान से समझने की कोशिश कीजिएगा। अगर हम इस RL को रेफरेंस के जैसा यूज करने लगेंगे ग्राउंड पर, तब हम लोग को इसी पॉइंट को RL ना बोल करके बोल देंगे वो बेंच मार्क। क्या बोलेंगे? बेंच मार्क। तो बेंच मार्क का हम लोग डिफिनेशन बहुत आसानी से पढ़े थे
क्या पढ़े थे बेंचमार्क का डिफिनेशन कि नॉन एलिवेशन ऑन ग्राउंड with respect to mean sea level। बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा बेंचमार्क के समझने की कोशिश कीजिएगा। हम इसकी एलिवेशन को पता कर सकते थे, इसकी एलिवेशन पता कर सकते थे, इसकी एलिवेशन, सारे का एलिवेशन हम पता कर सकते थे मीन सी लेवल से। लेकिन इंजीनियर का मतलब ही होता है आलसी, और ये चाहता नहीं है कि हम हर एक बार मीन सी लेवल से ही मेजरमेंट करें। तो ये लगाना चालू करता है दिमाग, और लगा करके ग्राउंडे पर एक ऐसा पॉइंट एस्टेब्लिश करता है जिसकी लोकेशन नोन है, जिसको बोलते हैं बेंचमार्क। अब इस बेंचमार्क को एस्टेब्लिश किया, मान लीजिए इस बेंचमार्क की लोकेशन यहाँ से 101 मीटर है। कितना है? 101 मीटर। बोले कहाँ से बउआ? बोलवे नहीं करेगा तो मीन सी लेवल से। कहाँ से? मीन सी लेवल से 101 मीटर पर हमने एक बेंचमार्क एस्टेब्लिश किया। क्या एस्टेब्लिश किया? देखिए हम मिटा रहे हैं, इसका मतलब आप लोग नहीं मिटाइएगा। आप लोग का यही काम है कि जो बोर्ड पर लिखा जा रहा है उसको आप लोग कॉपी में जरूर लिखिएगा, ठीक है? इतना काम तो आप लोग कर ही सकते हो, ठीक है? तो हम लोग बेंचमार्क हमने एस्टेब्लिश कर दिया। अब हमको एलिवेशन पता करना है, पॉइंट ए का एलिवेशन पता करना है। क्या चीज का पता करना है? पॉइंट ए का एलिवेशन पता करना है। तो पॉइंट ए के एलिवेशन को पता करने के लिए हम क्या करते हैं? एक इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं, और बड़े आराम से आप लोग जानते होंगे कि वो इंस्ट्रूमेंट कौन सा सेट करना है बाबू। तो आप लोग को एक ही जवाब आना चाहिए, बाबू हो चाहे सोना हो, कोई हो, सबका एक ही चीज समझ आना चाहिए कि वो जो इंस्ट्रूमेंट है वो हम लोग इंस्ट्रूमेंट सेट करते हैं जिसका नाम है डंपी लेवल। क्या? डंपी लेवल। देखिए ये इंस्ट्रूमेंट है, जिस इंस्ट्रूमेंट को बोलते हैं डंपी लेवल। क्या बोलते हैं? ये डंपी लेवल इंस्ट्रूमेंट है, डंपी लेवल। बड़ा आसानी से जिस जगह पर इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है बाबू, जिस जगह पर इंस्ट्रूमेंट को सेट किया जाता है उस जगह को हम लोग बोलते हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। क्या बोलते हैं? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। बड़ा आसानी से सेट कीजिए। इसका मतलब आपकी आई जो हो गई इंस्ट्रूमेंट स्टेशन हो गई। ये जो आई है ये कौन सा स्टेशन हो गई? इंस्ट्रूमेंट स्टेशन। देखिए बहुत आसान है चीजों को समझना। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन का डिफिनेशन भी लिख सकते हैं। द पॉइंट वेयर पुटिंग द इंस्ट्रूमेंट, the point where putting the instrument, comma, is known as instrument station। इस चीज को समझिएगा, जिस जगह पर इंस्ट्रूमेंट को सेट किया गया है उस स्टेशन को बोल रहे हैं इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ठीक है? दूसरी बात आती है कि अगर मान लिया जाए कि इंस्ट्रूमेंट स्टेशन सेट कर दिए और इंस्ट्रूमेंट को सेट कर दिए, ठीक है ना? और हम लोग बहुत पहले सीखे थे इंस्ट्रूमेंट को सेट करना, डंपी लेवल को फील्ड में एडजस्टमेंट करना सीख लिए थे। टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल हम लोग पहले सीख लिए थे। तो दिमाग नहीं लगाना कि सर कैसे एडजस्ट करेंगे, उसके लिए आप लोग वीडियो देख सकते हैं एडजस्टमेंट ऑफ डंपी लेवल। आज सारा वीडियो पब्लिक हो जाएगा जो इतने भी प्राइवेट हैं, ठीक है? तो बड़ा आसान से देखने की कोशिश कीजिएगा कि जहाँ पे हम लोग स्टाफ रखते हैं, जहाँ पे हम लोग स्टाफ को रखते हैं, जिस स्टेशन पर हम लोग स्टाफ को रखते हैं उस स्टेशन को बोलते हैं स्टाफ स्टेशन। क्या बोलते हैं?
स्टॉप स्टेशन, स्टॉप स्टेशन, स्टॉप स्टेशन। तो स्टॉप स्टेशन का डिफाइन कर सकते हैं क्या? बहुत आसान तरीका है। द पॉइंट वेयर, दिखाई पड़ रहा है? नहीं दिखाई पड़ रहा? द पॉइंट वेयर पुटिंग द लेबलिंग स्टॉप, जहां पे हम लोग लेबलिंग स्टॉप को रखते हैं उस जगह को हम लोग क्या बोलते हैं बाबू? स्टॉप स्टेशन या लेबलिंग स्टॉप स्टेशन। देखिए स्टॉप में कुछ ग्रेजुएशन कटे होते हैं जिससे हम लोग को रीडिंग लेने में मदद होती है, ठीक है ना। बहुत आसान सा चीज है, समझने की कोशिश कीजिएगा। अब आराम से इसको देखिए कि हमने डंपी लेवल को सेट कर दिया, डंपी लेवल को सेट कर दिया। तो डंपी लेवल को सेट करने के बाद हम लोग रीडिंग लेना चालू करेंगे। इधर से हम लोग एक बार देखना चालू करेंगे। देखिए आंख जबरदस्त हम बना देते हैं, अपने आप की ये तारीफ होती है। इधर से हम देखना चालू किए बाबू, तो देखिए तो इधर से आपकी ये इंस्ट्रूमेंट है, तो इंस्ट्रूमेंट से इधर एक लाइन ऑफ कोलिमेशन आएगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन आएगा। देखिए इधर भी एक लाइन ऑफ कोलिमेशन जाएगा, तो इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन, लाइन ऑफ कोलिमेशन, या इसी को बोलते हैं लाइन ऑफ साइट। देखिए दोनों में डिफरेंस बताए थे प्रीवियस वीडियो लेक्चर में कि लाइन ऑफ कोलिमेशन क्या होता है और लाइन ऑफ साइट क्या होता है। जब अर्थ सरफेस के या जब हॉरिजॉन्टल सरफेस के अगर पैरेलल कोई लाइन है तब उसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन, और सिर्फ देख रहे हैं किसी भी एंगल पर तब उसको बोलेंगे लाइन ऑफ साइट। देखिए हमेशा ये हॉरिजॉन्टल सरफेस के पैरेलल लाइन होती है, इसीलिए हम इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। क्या बोलते हैं बाबू? ये इसको बोलते हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है ना, हम लोग हमेशा बोलेंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन, ठीक है ना। अब बताइए कि लाइन ऑफ कोलिमेशन ये हो गया, तो देखिए हमने यहाँ पे कुछ रीडिंग ऑब्जर्व किया होगा कि नहीं? रीडिंग ऑब्जर्व किया होगा। देखिए स्टॉप है तो स्टॉप की जीरो मार्क यहाँ पे होगी कि नहीं? स्टॉप के बॉटम में जीरो मार्क होती है, क्योंकि हमने टाइप्स ऑफ लेबलिंग स्टॉप में ये डिस्कस किया था कि जीरो मार्क हमेशा नीचे रहता है। तो बताइए जीरो मार्क से नीचे गया होगा तो कहीं ना कहीं स्टॉप पर कुछ रीडिंग बता रहा होगा कि नहीं? मान लीजिए 2.4 मीटर यहाँ पे। अभी तक हम लोग क्या किया, थोड़ा सा लाइन कट हो गया था जिसकी वजह से फिर से हमको फिगर बनाना पड़ा, ठीक है। अभी तक हमको क्या पता चला? इंस्ट्रूमेंट सेट किया और स्टॉप सेट किया रीडिंग लेने के लिए, ठीक है ना। इंस्ट्रूमेंट स्टेशन, ये स्टॉप स्टेशन, ठीक है ना। तो हम यहाँ से रीडिंग लेना चालू किया इधर से, तो यहाँ पे हमारा स्टॉप पर रीडिंग जो निकल के आया वो रीडिंग हमको ऑब्जर्व हुआ 2.4 मीटर, 2.4 मीटर का हमारा रीडिंग ऑब्जर्व हुआ, ठीक है ना। 2.4 मीटर का रीडिंग ऑब्जर्व हुआ। तो देखो ये जो रीडिंग था क्या पहला रीडिंग था? तो जवाब आंसर किया पहला रीडिंग था सर, ठीक है। तो इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो हम लोग पहला रीडिंग लेते हैं नॉन एलिवेशन पर, बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जो हम लोग पहला रीडिंग लेते हैं नॉन एलिवेशन से, तब उस रीडिंग को बोलते हैं बैक साइड रीडिंग, ठीक है ना। तो बड़े आसानी से बैक साइड रीडिंग का डिफाइन कर सकते हैं, बैक साइड रीडिंग, ठीक है ना। द रीडिंग, ब्लैक से ही ठीक दिखेगा, द रीडिंग taking by the instrument, the reading taking by the instrument या the first reading, लिखिए आराम से, the first
फर्स्ट रीडिंग टेकिंग बाय द इंस्ट्रूमेंट, the first reading taken by the instrument from instrument station to the staff station। देखिए स्टॉप स्टेशन कहने का मतलब होता है नॉन एलिवेशन। यहाँ पे इस साइड के लिए स्टॉप स्टेशन यानी बेंचमार्क पर होगा या तो नॉन रिड्यूस लेवल, बेंचमार्क या तो नॉन रिड्यूस लेवल। देखिए इस बात को थोड़ा सा समझने की कोशिश कीजिएगा। जो बैक साइड रीडिंग हमेशा लिया जाएगा वो या तो बेंचमार्क पर होगा या तो नॉन रिड्यूस लेवल पर होगा। इस बात पर थोड़ा समझने की कोशिश कीजिएगा, ठीक है। तो बैक साइड रीडिंग में 3 बात निकल के आया, ठीक है। पहला बात निकल के आया, बैक साइड रीडिंग को हम लोग शॉर्ट से तो BS से रिप्रेजेंट करेंगे। तो बैक साइड रीडिंग में 3 बात ध्यान देना है। सबसे पहली बात कि ये फर्स्ट रीडिंग होती है। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद कैसा रीडिंग होती है? फर्स्ट रीडिंग होती है। दूसरा बात ये होना चाहिए कि ये जो रीडिंग लिया जाता है वो नॉन एलिवेशन पर लिया जाता है, नॉन एलिवेशन या RL या नॉन RL, इसी को तो बोलते हैं बेंचमार्क। सबको एक साथ रूप में बेंचमार्क। तीसरा बात जो हम लोग को होना चाहिए, ये बहुत आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा कि ये जो साइड होती है ये साइड इन जनरली बैकवर्ड डायरेक्शन में आता है। इन जनरली टेकन इन बैकवर्ड डायरेक्शन ऑफ सर्वे लाइन, ठीक है ना। ये 3 बात ध्यान देना है। पहला बात कि बैक साइड रीडिंग जो होती है वो फर्स्ट रीडिंग होती है, इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद सबसे पहला रीडिंग होती है। दूसरा बात ये होती है कि ये नॉन एलिवेशन होती है। ये जो रीडिंग लिया जाता है कहाँ से? नॉन एलिवेशन पर हम लोग स्टॉप को रखते हैं। देखिए ये है नॉन एलिवेशन, जिसके एलिवेशन हम लोग को पहले से पता है 104 मीटर। और यहाँ से जो पहला रीडिंग, यहाँ से जो इस नॉन एलिवेशन पर स्टॉप को रख करके जो पहला रीडिंग लिया जाता है उस रीडिंग को बोलते हैं बैक साइड रीडिंग, ठीक है ना। और इन जनरली सर्वे लाइन की डायरेक्शन ये है और ये सर्वे लाइन की बैकवर्ड डायरेक्शन ये है, ठीक है। तो देखिए तो सर्वे लाइन की बैकवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जर्व किया गया कि नहीं? तो इसीलिए ये बोला जाता है कि इन जनरली सर्वे लाइन की बैकवर्ड डायरेक्शन में ये रीडिंग लिया जाता है, ठीक है। हम लोग को जो मेन बात है न्यूमेरिकल पॉइंट ऑफ व्यू से याद रखने के लिए वो ये वाला है और दूसरा ये वाला है। यहाँ तक पढ़ लिए, इसका मतलब हम लोग बैक साइड रीडिंग के लिए कंप्लीट। हालांकि यहाँ पे थोड़ा सा दिखाना होगा कि बैक साइड रीडिंग कितना है। तो इस फिगर के अनुसार बैक साइड रीडिंग जो है, बैक साइड रीडिंग BS रीडिंग कितना है बोलिए? 2.4 मीटर, ठीक है ना। ये इस फिगर के अनुसार बैक साइड रीडिंग है। तो आप लोग जगह देख करके नीचे आप लोग लिखते चले जाइएगा। बोर्ड छोटा पड़ जा रहा है जिसकी वजह से हमने मीटर का इरेज कर करके लिख रहे हैं, ठीक है। अगला है, थोड़ा सा इसको हम इरेज करते हैं। पॉज कर देते हैं। अभी तक हमारा जो टारगेट था वो टारगेट पूरा नहीं हुआ। टारगेट था हमारा कि इस पॉइंट का यानी पॉइंट A का रीडिंग लेना है। तो देखिए पॉइंट A पर हम लोग रखेंगे स्टॉप, पॉइंट A पर रखेंगे स्टॉप और यहाँ से रीडिंग ऑब्जर्व करना चालू करेंगे। पॉइंट B पर हम लोग रखेंगे स्टॉप और रीडिंग ऑब्जर्व करना चालू करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पे पॉइंट C पर रखें स्टॉप। तो पॉइंट C पर जैसे ही स्टॉप रखें बाबू, पॉइंट C पर जैसे ही स्टॉप रखें तो इस इंस्ट्रूमेंट से
देखिए इंस्ट्रूमेंट की डायरेक्शन को कर दिए चेंज। अब हम इंस्ट्रूमेंट इधर से देखने लगे, इंस्ट्रूमेंट से देखने का नज़रिया हम लोग चेंज कर लिए, हम लोग देखने का नज़रिया को कर लिए चेंज। ठीक है, देखने का नज़रिया कहने का मतलब आप लोग समझ रहे हैं, ठीक है ना। हम लोग अब इस डायरेक्शन से ना देख करके सर्वे लाइन की डायरेक्शन में देखने लगे। ठीक है, अब हम लोग जैसे ही सर्वे लाइन की डायरेक्शन में देखने लगे बाबू, तो हम लोग यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट को पुट किया, यहाँ पे एक इंस्ट्रूमेंट नहीं है, स्टाफ को पुट किया, यहाँ पे भी एक स्टाफ को पुट किया, यहाँ पे भी स्टाफ को पुट किया। जैसे ही यहाँ से देखना चालू किए तो ये स्टाफ के तो यहाँ पे कुछ रीडिंग दिखाई पड़ रहा, ये भी स्टाफ के कुछ रीडिंग दिखाई पड़ रहा, लेकिन ये स्टाफ ही दिखाई नहीं पड़ रहा। ठीक है, तो बड़ा आसानी से यहाँ पे क्या करेंगे, इस इंस्ट्रूमेंट को ला करके हम कर देंगे शिफ्ट। क्या कर देंगे, शिफ्ट कर देंगे। इस इंस्ट्रूमेंट को ला करके यहाँ पे, यानी इस जगह से इंस्ट्रूमेंट को ला करके हम लोग कर देंगे शिफ्ट, और इंस्ट्रूमेंट को ला करके कर देंगे शिफ्ट, और ये शिफ्ट करने के बाद इंस्ट्रूमेंट आ गया यहाँ पे। तो अब आप लोग को ये भी समझ आ रहा होगा कि सर इंस्ट्रूमेंट को चेंज क्यों किए, इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने की ज़रूरत क्यों पड़ा। इंस्ट्रूमेंट को चेंज नहीं है, इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज किए। बड़े आसानी से समझिए, यानी कि 50 को इंस्ट्रूमेंट आपको फील्ड में नहीं दिया रहेगा, सिर्फ एक इंस्ट्रूमेंट दिया रहेगा। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को हम लोग कर दिया चेंज, और फिर से वहाँ पे करेंगे टेम्पररी एडजस्टमेंट, और फिर से रीडिंग लेना कर देंगे चालू। ठीक है, तो इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन ये मान लीजिए I0 थी, तो ये हो गया I1, या I1 इसको मानिए, तो ये इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हो गया I2। अब मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ ना कुछ रीडिंग ऑब्जर्व किया गया होगा, तो बोला कि यस जरूर किया गया होगा। तो मान लिया जाए कि यहाँ पे रीडिंग जो ऑब्जर्व किया गया है 2.9 मीटर, 2.9 मीटर, और यहाँ पे किया गया है 3.2 मीटर। बड़े आसानी से हम लोग जो स्टाफ लिए हैं, स्टाफ का जो लेंथ है, स्टाफ लेंथ वो 4 मीटर का स्टाफ लिए है। कितना मीटर का स्टाफ लिए बाबू, लेवलिंग स्टाफ जो लिया गया है वो 4 मीटर का लिया गया है। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे ये सारे रीडिंग को ऑब्जर्व करने के बाद हमने इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन ही चेंज कर डाला। जब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को चेंज कर डाला तो वहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की लाइन ऑफ कोलिवेशन को चाहिए होगा एडजस्टमेंट करने के बाद। ठीक है, तो देखिए कि जब हम लोग इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन चेंज किया, तो उसके पहले वाला इंस्ट्रूमेंट में कोई ना कोई तो लास्ट रीडिंग हुआ होगा ना। तो अगर बात की जाए, इसको बोल रहे हैं लास्ट रीडिंग। और तो बताइए एक रीडिंग और बच गया। इंस्ट्रूमेंट सेट करने के बाद जब हम लोग सेट किए थे पहला बार, तो वहाँ पे 3 तरह का रीडिंग ऑब्जर्व हुआ। एगो सबसे पहले रीडिंग लिए थे वो, एगो लास्ट में रीडिंग लिए थे वो, और एक उस बीच वाला रीडिंग था वो। तो सारे रीडिंग को क्या बोलेंगे, उसके 1 बाय 1 करके हम डिफाइन यहाँ पे करते हैं। देखिए इस वाले चीज़ को हम मिटाते हैं, चूँकि ये लाइन हम पहले ही बता चुके हैं कि ये क्या होता है। इधर से आपको दिखाई पड़ेगा, इसको डिफाइन करते हैं। ठीक है, समझने की कोशिश कीजिए। एक होता है 4 साइड रीडिंग, 4 ठीक है, दिखाई तो पड़ रहा। 4 साइड रीडिंग क्या होता है, तो लिखेंगे द लास्ट रीडिंग taken by the instrument at one position, comma is known as 4 साइड रीडिंग। ठीक है ना,
फोरसाइट रीडिंग। देखिए फोरसाइट रीडिंग में ध्यान देने वाली बात क्या है, फोरसाइट रीडिंग में ध्यान देने वाली बात क्या है, इसमें भी बात कुछ ध्यान देने वाली बात है। फोरसाइट रीडिंग हमेशा क्या होती है, लास्ट रीडिंग होती है। क्या होती है, लास्ट रीडिंग होती है। एक बार इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो उसकी लास्ट रीडिंग जो ऑब्जर्व किया गया वो फोरसाइट रीडिंग होगी। दूसरी, ये फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन होगा। फॉरवर्ड डायरेक्शन इन जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन इन जनरली फॉरवर्ड डायरेक्शन में होगा। सर्वे लाइन फॉरवर्ड डायरेक्शन ऑफ द सर्वे लाइन, सर्वे लाइन की फॉरवर्ड डायरेक्शन में इन जनरली ऑब्जर्व किया गया होगा। तीसरी जो बात याद रखने वाली बात है, तीसरी जो बात याद रखने वाली बात है कि ये यहाँ पे दो रीडिंग ऑब्जर्व होता है। अभी छोड़ देते हैं इसको, ठीक है। अब हम लोग बात करते हैं नेक्स्ट की ओर। एक रीडिंग और बच गया, इस रीडिंग को बोलते हैं इंटरमीडिएट रीडिंग। क्या बोलते हैं, इंटरमीडिएट रीडिंग। इंटरमीडिएट साइट रीडिंग, ठीक है ना। देखिए बैक साइट और फोर साइट को छोड़ के जितने भी बीच में रीडिंग लिया जाता है वो सारे रीडिंग इंटरमीडिएट साइट रीडिंग होगा। यानी द रीडिंग, द ऑल रीडिंग टेकिंग बाय द इंस्ट्रूमेंट at one position except back side reading and foresight reading, comma is known as intermediate sight reading, ठीक है ना। इस चीज को देखिए, तीनों ही रीडिंग को यहाँ पे हम समझाने की कोशिश करते हैं। देखिए तो ये तो हमारा पहला रीडिंग था, यानी ये हमारा फर्स्ट रीडिंग था। क्या था, फर्स्ट रीडिंग था। ये फर्स्ट रीडिंग था, इसीलिए इसको बोल रहे थे बैक साइड रीडिंग। क्या बोल रहे थे, बैक साइड रीडिंग। देखिए तो इस जगह पर यानी I1 पोजीशन पर इंस्ट्रूमेंट जब सेट किए तो क्या यहाँ से और भी कोई रीडिंग लिया गया है इसके बाद, नहीं। तो बोलेंगे कि यही रीडिंग लास्ट रीडिंग है, तो यही लास्ट रीडिंग है। तो लास्ट रीडिंग को हम लोग क्या बोलेंगे बाबू, फोर साइड रीडिंग। क्या बोलेंगे, फोर साइड, शॉर्ट में FS बोलेंगे। क्या बोलेंगे, FS। BS मतलब बैक साइड, ठीक है। अब फोर साइड और बैक साइड को छोड़कर इस इंस्ट्रूमेंट इस पोजीशन से यानी I1 पोजीशन पर जब इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो वहां पे जितने भी रीडिंग लिया जाएगा सिर्फ बैक साइड और फोर साइड छोड़ करके सारा का सारा कौन चला जाएगा, इंटरमीडिएट साइड में चला जाएगा। बड़े आसानी से चीज़ों को समझिए। तो बोले कि इंटरमीडिएट साइड कितना हो जाएगा, तो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हो जाएगा आपको IS रीडिंग 2.9 मीटर। यहां पे IS रीडिंग कितना हो जाएगा, IS नहीं FS रीडिंग कितना हो जाएगा बाबू, फोर साइड रीडिंग बोलिए 3.2 मीटर। तो FS रीडिंग 3.2 मीटर। देखिए इस चीज को आप एनालिसिस करिए खुद से। अभी तक हम लोग तीन चीज सीखा और तीनों चीज आपकी मतलब ब्रह्मास्त्र है समझना इसको, ठीक है ना। क्योंकि हर एक न्यूमेरिकल में चीज आपको रुलाएगा ही रुलाएगा, ठीक है। बैक साइड रीडिंग क्या था, फर्स्ट रीडिंग था। कब, जब इंस्ट्रूमेंट किसी पोजीशन पर सेट किया तब।
फोर साइड रीडिंग क्या था, किसी पोजीशन पर जब इंस्ट्रूमेंट सेट किया तो वहां पे के लास्ट रीडिंग था, क्या था, लास्ट रीडिंग था। बैक साइड और फोर साइड को छोड़ दिया तो जो भी रीडिंग ऑब्जर्व किए जा रहे थे वो सारे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग हो रहे थे। इंटरमीडिएट का मतलब होता है बीच में, बीच वाला सारे रीडिंग क्या होंगे, फोर साइड सॉरी इंटरमीडिएट साइड रीडिंग होंगे। ठीक है, तो ये सारे चीज का आप डिफिनेशन भी लिख सकते हैं, नो डाउट। ठीक है, अब मान लिया जाए कि इस कोई डिफिनेशन को हम इरेज करके अब हम बहुत सारे जगह पर इंस्ट्रूमेंट को सेट करते हैं और सेट करने के बाद आपको हम डिफरेंट डिफरेंट पोजीशन पर पॉज कर देते हैं। अब इंस्ट्रूमेंट को यहाँ से चेंज करके यहाँ पे लाया तो यहाँ पे लाने के बाद हम लोग फिर से चालू कर देगा रीडिंग को लेना बड़े आसानी से। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट का लाइन ऑफ कोलिमेशन को हम थोड़ा सा लंबा दिखाते हैं, ये हो गई इसकी लाइन ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिए। जब यहाँ से इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे सेट किया तो यहाँ पे कहीं ना कहीं आप फर्स्ट रीडिंग ले रहे होंगे। फर्स्ट रीडिंग लेने का तरीका आपको क्या था कि आप पहला रीडिंग वहाँ से लेंगे जिसकी एलिवेशन नोन हो। इस पॉइंट पर आप लोग स्टार लाइक समझिएगा कि जब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को हम लोग चेंज करते हैं, जब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को हम लोग चेंज करते हैं तो हम लोग को फर्स्ट रीडिंग लेते समय इस बात का ध्यान होना चाहिए कि वहाँ पे ऐसा जगह पर वो रीडिंग ले जहाँ से एलिवेशन हमको नोन हो, उस जगह का रेडियस लेवल नोन हो, पता हो। ठीक है, तो देखिए अगर बात करेंगे इंस्ट्रूमेंट से पहला रीडिंग इस डायरेक्शन में लेने के लिए तो क्या इसकी एलिवेशन नोन है, तो जवाब आना चाहिए कि नहीं, एलिवेशन तो पता नहीं है। अब बताओ क्या इस जगह पर आओगे, इस जगह पर आओगे तो इसकी रीडिंग पता है, क्या है, इसकी रीडिंग पता है। तो इसकी रीडिंग पता होने की वजह से हम लोग इसकी डायरेक्शन में लेंगे फर्स्ट रीडिंग। तो ये हमारा हो गया सेकेंड पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग, ये हो गया सेकेंड पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग। तो हम क्या बोले कि अगर इंस्ट्रूमेंट को कहीं पे भी नया सिरे से सेट कर रहे हो तो वहाँ पे जो भी फर्स्ट रीडिंग लिया जाएगा तब उसको हम बोलेंगे कौन सा रीडिंग बउआ, बोलिए, वहाँ पे हम उसको बोलेंगे फर्स्ट रीडिंग को बोलेंगे कौन सा रीडिंग। मान लिया जाए कि यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया 1.9 मीटर, तो यहाँ पे जो ऑब्जर्व किया गया ये इस पोजीशन के लिए कौन सा रीडिंग होगा, बैक साइड रीडिंग। क्या हो जाएगा, बैक साइड रीडिंग। तो यहाँ पे बैक साइड रीडिंग हो गया। अब मान लिया जाए कि स्टाफ को यहाँ पे सेट किया, स्टाफ को यहाँ पे सेट किया, ये स्टाफ को सेट किया। मान लीजिए कि स्टाफ को सेट किया, यहाँ पे जो रीडिंग दिखाया वो 2.5 मीटर आया। यहाँ पे स्टाफ को सेट किया वो दिखाया कितना बउआ, बोलिए 2.3 मीटर। यहाँ पे कितना दिखाया तो बोला कि 2.1 मीटर। यहाँ पे कितना दिखाया तो बोला कि 0.9 मीटर। देखिए चीज़ों को समझने की कोशिश कीजिए कि जैसे जैसे यहाँ पे हम इंस्ट्रूमेंट एक जगह पर रख करके स्टाफ की पोजीशन को चेंज कर रहा है, यानी इस पॉइंट की एलिवेशन को पता करने के लिए तो डिफरेंट हमारा क्या मिल रहा है, पोजीशन मिल रहा है। अब बताइए कि मान लीजिए कि यहाँ से स्टाफ जो है इतना, यहाँ पे स्टाफ को रखेंगे तो मान लीजिए कि आ गया 0.5 मीटर। ठीक है ना, तो समझने की कोशिश कीजिए इतनी सारे रीडिंग हम एक जगह इंस्ट्रूमेंट को सेट करके ले लिया। अब बताइए कि इस पोजीशन के लिए आपकी बैक साइड रीडिंग कितना होगा, पोजीशन सेकेंड के लिए, फॉर पोजीशन सेकेंड, फॉर इंस्ट्रूमेंट पोजीशन सेकेंड पोजीशन पर जब हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया तो बैक साइड रीडिंग कितना है, बैक साइड रीडिंग आपको लिखना है, इंटरमीडिएट साइड रीडिंग लिखना है और फोर साइड रीडिंग लिखना है। अगर आप लोग समझ चुके हैं तो ये सारे इस चीज़ को आप लिख सकते हैं। तो देखिए सेकेंड पोजीशन पर जैसे ही हमने इंस्ट्रूमेंट को सेट किया तो हमारा पहला रीडिंग ये हुआ इस सर्वे लाइन की अपोजिट डायरेक्शन में, यानी बैकवर्ड डायरेक्शन में। तो सर्वे लाइन की बैकवर्ड डायरेक्शन में जो पहला रीडिंग लिया गया पहले पिछले वाला स्टॉप पर यानी बी पर वो मिला 1.9 मीटर, यानी बैक साइड रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा कितना हुआ 1.9 मीटर।
इस पोजीशन के लिए ये कौन सा रीडिंग, सबसे लास्ट रीडिंग कौन होगा, जी। देखिए सबसे लास्ट रीडिंग जी है, इसका मतलब सबसे लास्ट रीडिंग हमारा मिला 0.5 मीटर, यानी 0.5 मीटर लास्ट रीडिंग। और लास्ट रीडिंग को ही बोल रहे थे हम लोग फोर साइड रीडिंग। क्या बोल रहे थे, फोर साइड रीडिंग। बीच में जितने भी रीडिंग आएंगे सारे के सारे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग आएंगे। देखिए तो इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कितना है, अब 2.5 मीटर। उसके बाद कितना आया 2.3 मीटर। उसके बाद कितना आया 2.1 मीटर। उसके बाद कितना आया 0.9 मीटर। देखिए ये सारे इंटरमीडिएट साइड रीडिंग है। उम्मीद है कि अब आगे भी स्टूडेंट की पोजीशन को चेंज करोगे तो भी हमारा रीडिंग लेने में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, अब बड़े आसानी से केयर करने वाली बात यहाँ पे है कि इंस्ट्रूमेंट को यहाँ पे चेंज किया तो इस स्टेशन, स्टॉप स्टेशन को बोलेंगे टर्निंग पॉइंट। क्या बोलेंगे, टर्निंग पॉइंट। थोड़ा सा इसको हम करते हैं सफा। देखिए यहाँ पे जहाँ पे से स्टॉप इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन यहाँ से यहाँ तक की है, देखिए इस स्टेशन को बोलते हैं चेंज स्टेशन। क्या बोलेंगे, चेंज स्टेशन, या इसी को बोलते हैं चेंज पॉइंट। क्या बोलते हैं, चेंज पॉइंट, या इसी को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना, इसी को बोलते हैं टर्निंग पॉइंट। ठीक है ना, एक ही चीज रखिए चेंज पॉइंट। तो बड़ा आसानी से देखिए कि चेंज पॉइंट पर दो दो रीडिंग ऑब्जर्व हो रहे हैं। एक तो बैक साइड रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट के द्वारा, इस इंस्ट्रूमेंट की इस पोजीशन के द्वारा, फोर साइड रीडिंग इस पोजीशन के द्वारा। देखिए बड़ा आसान से समझिए, इंस्ट्रूमेंट की पहली पोजीशन के द्वारा जो ऑब्जर्व किया जा रहा है वो फोर साइड रीडिंग ऑब्जर्व किया जा रहा है। कौन सा रीडिंग ऑब्जर्व किया जा रहा है बाबू, फोर साइड रीडिंग, ये इंटरमीडिएट साइड रीडिंग। अब बताइए कि यहां पे ये था बैक साइड रीडिंग। समझने की कोशिश आप लोग कीजिए कि इंस्ट्रूमेंट की पहली पोजीशन के द्वारा फोर साइड रीडिंग ऑब्जर्व किया जा रहा है, लेकिन इंस्ट्रूमेंट की दूसरी पोजीशन के द्वारा उसी स्टॉप पर बैक साइड रीडिंग ऑब्जर्व किया जा रहा है। तो ये कंडीशन कब एराइज हो रहा है, इस बात को सोचना है। देखिए ये कंडीशन तभी एराइज हो रहा है जब इंस्ट्रूमेंट को शिफ्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, शिफ्ट कर रहे हैं। तो बड़े ध्यान से समझिएगा, जब कभी भी आप जब फील्ड वर्क कर रहे होते और इंस्ट्रूमेंट की एक पोजीशन से दूसरे पोजीशन पर आप शिफ्ट कर रहे होते तो उस स्टेशन को बोलते हैं चेंज स्टेशन, और उस स्टेशन पर दो रीडिंग लिया जाता है एक साथ। सबसे पहले दो रीडिंग वहां पे ऑब्जर्व किया जाता है, एक तो इस स्टेशन की पहली स्टेशन की लास्ट रीडिंग और उसकी चेंज वाले की फर्स्ट रीडिंग। तो पहले स्टेशन की लास्ट रीडिंग को बोलेंगे फोर साइड रीडिंग और दूसरी स्टेशन की फर्स्ट रीडिंग को बोलेंगे बैक साइड रीडिंग। तो इसको बोलते हैं चेंज पॉइंट। तो हम लोग आज डिफाइन करते हैं चेंज पॉइंट की। तो पॉज कर देते हैं। देखिए हमने लिख दिया द पॉइंट आफ्टर विच रिक्वायर्ड टू चेंज द पोजीशन ऑफ लेवल इंस्ट्रूमेंट। देखिए इसी पॉइंट के बाद में जरूरत पड़ा इंस्ट्रूमेंट को चेंज करने के लिए, तो इसी को हम लोग बोलते हैं चेंज पॉइंट। और चेंज पॉइंट को जो याद रखने वाले जो ब्यूटी वाला चीज है वो ये है, फोर साइड रीडिंग और बैक साइड रीडिंग। इस पॉइंट पर दो रीडिंग एक साथ, दो रीडिंग ऑब्जर्व किया जाता है, एक साथ नहीं, मतलब इस पॉइंट पर दो रीडिंग ऑब्जर्व किए जाते हैं। ठीक है, मान लीजिए कि इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन यहाँ पे चेंज की, देखिए यहाँ पे जरूरत नहीं है लेकिन फिर भी हमारा मान किया लंबा होने की वजह से यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन हम लोग चेंज कर दी। अब मान लीजिए कि यहाँ पे जैसे इंस्ट्रूमेंट को हमने चेंज किया तो यहाँ पे भी कितनी पोजीशन, देखिए यहाँ पे भी जो ऑब्जर्व किया गया है वो ऑब्जर्व किया गया, मान लीजिए कि यहाँ पे, मान लीजिए कि यहाँ पे कुछ रीडिंग ऑब्जर्व किया गया है। कितना रीडिंग ऑब्जर्व कर ले, 0.3 मीटर। यहाँ पे मान लीजिए कि रीडिंग ऑब्जर्व किया गया 0.3 मीटर। देखिए कि 0.3 मीटर यहाँ पे ऑब्जर्व किया गया है। देखिए इस पॉइंट पर दो रीडिंग ऑब्जर्व किया जा रहा है कि नहीं। देखिए तो ये लास्ट रीडिंग हो गया इस पोजीशन के लिए, और I3 पोजीशन के लिए ये फर्स्ट रीडिंग हो गया। तो देखिए कि ये इसके लिए फोर साइड रीडिंग हो गया और इस पोजीशन के लिए बैक साइड रीडिंग हो गया।
तो देखिए सारे चीज को यहाँ पे हम एनालिसिस कर डाला। ठीक है, एक बार फिर से समरी के फोर पर देखो, यहाँ पे ये हो जाएगा बैक साइड रीडिंग, ये हो जाएगा इंटर साइड रीडिंग, ये हो जाएगा फोर साइड रीडिंग। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को किया चेंज, तो यहाँ पे 2 रीडिंग, इसके वाला पहले पोजीशन के लिए फोर साइड रीडिंग और लास्ट पोजीशन के लिए बैक साइड रीडिंग। देखिए समझने की कोशिश कीजिए, आप बड़े ध्यान से इसको एनालिसिस कीजिए कि फोर साइड रीडिंग और बैक साइड रीडिंग दोनों एक ही होगा, नहीं। फोर साइड रीडिंग यहाँ पे बता रहा है, यानी यहाँ से यहाँ तक, और बैक साइड रीडिंग यहाँ पे बता रहा है, दोनों बराबर कैसे होगा, इस चीज को थोड़ा केयर कीजिएगा। देखिए यहाँ पे फोर साइड रीडिंग 0.5 मीटर है, यहाँ पे बैक साइड रीडिंग कितना है, 0.3 मीटर है। ठीक है, अब बताइए कि यहाँ पे कोई इंटरमीडिएट साइड है, तो बोला कि नहीं, हमें तो पैसा लाएंगे, नहीं, छोड़ देंगे। देखिए ये लास्ट रीडिंग ये हो गया, ये हो गया आपकी फोर साइड रीडिंग। ठीक है, तो अगर I3 फोर इंस्ट्रूमेंट पोजीशन थर्ड, फोर इंस्ट्रूमेंट पोजीशन थर्ड की अगर बात की जाए तो बताइए कि बैक साइड रीडिंग कितना है, 0.3 मीटर, फोर साइड रीडिंग कितना है, ये तो लास्ट रीडिंग है ना, हाँ, तो फोर साइड रीडिंग कितना है, तो बोला कि मान लिया जाए कि 1.5 मीटर है, तो 1.5 मीटर है। इंटरमीडिएट साइड रीडिंग कितना है, IS है ही नहीं, 0 मीटर, IS कोई रीडिंग है ही नहीं, बीच में कोई रीडिंग है ही नहीं, तो लिखेंगे नो रीडिंग। ठीक है ना, रीडिंग बीच में कोई स्टाफ रखा ही नहीं गया, लास्ट वही लिया गया। ठीक है, तो इस चीज को आप समझ गए होंगे कि फोर साइड क्या है, बैक साइड क्या है, इंटरमीडिएट साइड क्या है, चेंज पॉइंट क्या है। देखिए चेंज पॉइंट में एक ब्यूटी है कि हमेशा ध्यान दीजिए, जहां कहीं भी इंस्ट्रूमेंट चेंज करेंगे तो चेंज पॉइंट पर जो स्टाफ रखा गया होगा वहां पे 2-2 रीडिंग लिया जाता है। इसको हम बार बार रिपीट कर रहे हैं बड़े ध्यान से। यहाँ पे इंस्ट्रूमेंट को पोजीशन को चेंज करने की जरूरत पड़ा तो यहाँ पे 2-2 रीडिंग की जरूरत पड़ा। कितने रीडिंग की जरूरत पड़ा, 2-2 रीडिंग मिला, एक तो पहले वाली की लास्ट रीडिंग और नए पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग, पहले वाली की यानी पिछली वाली की लास्ट रीडिंग और नए पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग। इस चीज को चेंज पॉइंट पर ही मिलेगा। एकदम ध्यान रखना है कि चेंज पॉइंट पर एक ही चीज रखना है, पिछली वाली इंस्ट्रूमेंट पोजीशन की लास्ट रीडिंग और नई वाली पोजीशन की फर्स्ट रीडिंग ऑब्जर्व होगा चेंज पॉइंट पर। मतलब कि चेंज पॉइंट पर 2 रीडिंग होगा, एक फोर साइड रीडिंग होगा और एक बैक साइड रीडिंग होगा। इतना बात समझ आया तो हम अब कुछ बात को पॉज करके करते हैं इरेज। अभी तक हम लोग ये सारे टेक्निकल टर्म, एलिवेशन का मतलब सीखा, डाटा में ये सारे एब्सोल्यूट, रिड्यूस लेवल, लेवलिंग स्टॉप सीख लिया, बैक साइड, फोर्थ साइड, इंटरमीडिएट साइड, टर्निंग पॉइंट तक हम लोग सीख लिया। 2 और टेक्निकल टर्म बच गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एंड राइज एंड फॉल मेथड। इसको भी हम क्लियरिफाई कर देते हैं। ठीक है ना, समझने की पूरा कोशिश कीजिएगा आप लोग। पॉज करके देखिए अब नया टेक्निकल टर्म की ओर आते हैं, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। सबसे इंपॉर्टेंट है बाबू न्यूमेरिकल बनाने के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। हालांकि सारा चीज़ इंपॉर्टेंट है लेकिन हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का कंसेप्ट जल्दी लोग समझ नहीं पाता। ठीक है ना, और इसको कोशिश भी बहुत कम करता है समझने की, इसीलिए नहीं समझ पाता। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना बहुत जरूरी है, इसी को बोलते हैं हाइट ऑफ कोलिमेशन। इस चीज को थोड़ा समझने की कोशिश कीजिए। देखिए अगर बात आप लोग को पहले से पता होगा तो आप लोग बोल रहे होंगे इस वाले को, इसको बोल रहे हैं लाइन ऑफ कोलिमेशन। अगर आप लोग पहले से पढ़े होंगे तो इसको भी बोल रहे होंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन। अगर इसको पढ़े होंगे तो इसको भी बोल रहे होंगे लाइन ऑफ कोलिमेशन। देखिए बड़ा आसानी से देखिए कि इस लाइन ऑफ कोलिमेशन, इस लाइन ऑफ कोलिमेशन, क्या इस लाइन ऑफ कोलिमेशन सबका एलिवेशन सेम है? नहीं। तो देखिए सबसे पहली बात की लाइन ऑफ कोलिमेशन को जो मेजरमेंट हम लोग करते हैं, इस लाइन ऑफ कोलिमेशन को जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा।
इस लाइन ऑफ कोलिमेशन के जो हम लोग मेजरमेंट करते हैं बाबू, वो कहाँ से करते हैं? तो मीन सी लेवल से करते हैं। कहाँ से करते हैं? मीन सी लेवल से करते हैं। ठीक है, तो बताइए कि मीन सी लेवल से यहाँ तक लाइन ऑफ कोलिमेशन तक के हाइट जो होगा, बड़े आसानी से समझने की कोशिश कीजिएगा। मीन सी लेवल से इस लाइन ऑफ कोलिमेशन तक की जितनी हाइट होगी, उसी हाइट को बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या हाइट ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, बड़े आसानी से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए कि मीन सी लेवल से इस लाइन ऑफ कोलिमेशन के बीच जितनी एलिवेशन होगी, उस एलिवेशन को, उस हाइट को बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। तो यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा? देखिए, मीन सी लेवल से आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन तक के हाइट को बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या हाइट ऑफ कोलिमेशन। देखिए, मीन सी लेवल से आपकी लाइन ऑफ कोलिमेशन तक के हाइट को बोलेंगे हाइट ऑफ कोलिमेशन या लाइन ऑफ एलिवेशन ऑफ इंस्ट्रूमेंट या हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। बहुत लोगों को गलतफहमी ये हो जाती है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से लेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से लेंगे, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से लेंगे। ऐसा नहीं, इस बात को ध्यान देना है कि जब भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व करते हैं बाबू, जब भी हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व करते हैं, हमेशा मीन सी लेवल से ही ऑब्जर्व करते हैं। जब कभी भी हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व करते हैं बाबू, तो हमेशा मीन सी लेवल से ही करते हैं। जब कभी भी हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट ऑब्जर्व करते हैं, तो मीन सी लेवल से ही ऑब्जर्व करते हैं। एक बात और ध्यान देना है कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की जरूरत कब कब पड़ेगी। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की जरूरत कब कब पड़ेगी? तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की जरूरत जब तुमको पड़ेगा जब आप इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को किया है शिफ्ट। इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को क्या किया है? शिफ्ट। I1 से I2 ले गया है, तो वहां पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालना पड़ेगा। I2 से I3 ले गया है, तो वहां पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की जरूरत पड़ेगा। इसका मतलब जब जब आप इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को करेंगे चेंज, तब तब आपकी जरूरत पड़ेगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने की। अभी हम थोड़ा सा इसकी डिफिनेशन, तो देखिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का डिफिनेशन हो गया कि द हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इज द एलिवेशन ऑफ द लाइन ऑफ साइट या लाइन ऑफ कोलिमेशन विथ रिस्पेक्ट टू डट्टम। डट्टम के रिस्पेक्ट में, यानी मीन सी लेवल के रिस्पेक्ट में जो भी हाइट होगी कोलिमेशन तक के, उस हाइट को बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसको कैलकुलेशन कैसे करेंगे? तो कैलकुलेशन ऑफ हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, देखिए यहाँ पे पहले वाला रीडिंग का हो सकता है पहले रीडिंग के अनुसार मीटर गया होगा, तो रीडिंग चेंज नहीं हो गया होगा, तो ध्यान दीजिएगा इसी रीडिंग के अनुसार बनाइएगा। ठीक है ना? हाँ, तो देखिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर बात किया शॉर्ट में हम इसको बोलेंगे HI से। का चीज से बहुआ? HI से बोलेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। ठीक है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर निकालने की कोशिश करेंगे तो हमारी कोशिश ये रहेगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर हम ये बोल सकते हैं कि देखिए, पहले स्टार्ट करते यहाँ से कि यहाँ से यहाँ तक तो हम लोग को बोल रहे थे नॉन एलिवेशन, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट को बोलेंगे नॉन एलिवेशन प्लस ये वाला रीडिंग। तो इस रीडिंग को हम लोग कौन सा रीडिंग बोल रहे हैं बाबू? बैक साइड रीडिंग। समझने की कोशिश कीजिएगा। तो नॉन एलिवेशन को ही हम लोग क्या बोल रहे हैं बाबू? बेंचमार्क। क्या बोल रहे हैं? बेंचमार्क।
और बैक साइड रीडिंग को क्या बोल रहे हैं, BS बैक साइड। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट का यही फॉर्मूला निकला कि बेंचमार्क प्लस नॉन एलिवेशन। सर कैसे किए, हमारे को कुछ समझ नहीं आ रहा है, तो बड़ा आसानी से समझने की कोशिश कीजिए बाबू। यहाँ से लेकर के डेटम के रिस्पेक्ट में कितना हाइट है बाबू, तो 101 मीटर। तो देखिए, तो अगर बात किया जाए तो नॉन एलिवेशन आपको पहले से न दिया गया था 101 मीटर। अगर 101 मीटर में ये 2.4 मीटर को ऐड कर दो, 101 मीटर में अगर 2.4 मीटर को अगर ऐड कर देगा, 101 मीटर में 2.4 मीटर को ऐड कर देगा, देखो तो ये लाइन ऑफ कोलिमेशन से मीन सी लेवल तक का हाइट पता चल जाएगा। और इसी हाइट को तो बोलते थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट। इसका मतलब आपकी हो जाएगी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट 103.4 मीटर। यानी अब हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने आ गया। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालने के लिए क्या किए बाबू, बेंचमार्क में से बैक साइड रीडिंग को जोड़ दिए, बेंचमार्क में से बैक साइड रीडिंग को जोड़ दिए। इसीलिए बैक साइड रीडिंग को बोलते हैं पॉजिटिव रीडिंग। तो लिखेंगे बैक साइड रीडिंग is also called positive sight reading। बड़ा आसानी से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिएगा कि हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल लेंगे। देखिए ये यानी ये हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल ले कहाँ पे बाबू, तो एट फर्स्ट पोजीशन, पहली पोजीशन से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाले। इंस्ट्रूमेंट की दूसरी पोजीशन पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की बात करें, यानी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट लिखे, यहां तक कोई दिक्कत नहीं ना। तो हाइट of instrument at second position, देखिए सेकेंड पोजीशन की हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट की अगर बात किया जाए तो समझने की कोशिश कीजिए कि बड़े आसानी से हम क्या करेंगे। सबसे पहले तो यहाँ से इसकी एलिवेशन पता होना चाहिए, इसकी एलिवेशन पता होगा कि नहीं होगा, पता हो जाएगा। यानी बोलेंगे कि हम लोग यहाँ पे एक नॉन आरएल से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालेंगे। तो यहाँ पे लिखेंगे कि यहाँ पे कि जो भी यहाँ से यहाँ तक के वैल्यू पता चलेगा, यहाँ से यहाँ तक के कोई भी वैल्यू पता चलेगा कि नहीं चलेगा इस स्टाफ के रीडिंग के हिसाब से। तो यहाँ पे कि इसको बोलेंगे आरएल। तो यहाँ पे लिखेंगे नॉन आरएल प्लस यहाँ से यहाँ तक ये वाला क्या हो गया, बैक साइड रीडिंग हो गया। तो नॉन आरएल प्लस बैक साइड रीडिंग। तो देखिए सेकेंड पोजीशन का नॉन आरएल तो हमको पता नहीं है, ये पता कर लेंगे, ठीक है ना। और यहाँ पे बैक साइड रीडिंग कितना है, तो 1.5 मीटर है, ठीक है ना। तो देखिए यहाँ से भी हमको हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। इसका मतलब आप कहीं से भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कन्फर्म निकाल सकते हो। अगर थ्री पोजीशन की बात किया जाए, देखिए यहाँ पे जगह न रहने की वजह से हम ऊपर लिखते हैं। तो अगर बात किया जाए एट इंस्ट्रूमेंट पोजीशन, दिखाई पड़ रहा है ना, मिंट पोजीशन एट इंस्ट्रूमेंट पोजीशन I3 यानी तीसरा पोजीशन पर अगर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकालें तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बराबर क्या होगा, यहां से लिखेंगे बैक साइड रीडिंग नॉन रिड्यूस लेवल नॉन आरएल एट पॉइंट जी, एट पॉइंट या एट स्टेशन जी प्लस बैक साइड। देखिए बैक साइड रीडिंग को हमेशा जोड़ रहे हैं, बड़े ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। बैक साइड रीडिंग को हमेशा जोड़ रहे हैं, इसीलिए बैक साइड रीडिंग को बोल रहे हैं बउआ पॉजिटिव रीडिंग। क्या बोल रहे हैं,
पॉजिटिव रीडिंग। एक सवाल और खटक रहा है कि सर आप अभी तक हम लोग को ये नहीं बताया कि इस पॉइंट की आरएल कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट की आरएल कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट की आरएल कैसे निकालेंगे, इस पॉइंट की आरएल कैसे निकालेंगे। तो आरएल कहने का मतलब ही होता है बाबू विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल, विथ रिस्पेक्ट टू मीन सी लेवल। तो अभी तक हम लोग तो ये सीखा कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कैसे निकालते हैं, लेकिन उसमें एक अधूरा रह गया कि अभी तक हम इस सारे पॉइंट की आरएल पता नहीं किए। तो आरएल पता करने के लिए बहुत आसान तरीका है। सबसे पहले करते हैं वीडियो को पॉज। अब हम लोग को बाबू पता चल गया क्या कि इस अगर बेंचमार्क तक अभी तक हम लोग को पता चला, अगर इस इंस्ट्रूमेंट की फर्स्ट पोजीशन से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एट फर्स्ट पोजीशन, जब इंस्ट्रूमेंट की पहला पोजीशन पर शिफ्ट किए थे तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकला था बेंचमार्क प्लस बैक साइड रीडिंग। और यहाँ से हम लोग हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाले थे बाबू। यहाँ की बेंचमार्क कितना थी, 101 मीटर थी, यानी 101 मीटर प्लस 2.4 मीटर इसकी बैक साइड रीडिंग था। इसका मतलब यहाँ से लेकर के यहाँ तक हम लोग को पता चला था, और 103.4 मीटर की आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चला था। अब बताना है, अब हमको ये पता चल गया हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, ये मतलब समझना बहुत ज़रूरी है। हमको निकालना है आरएल, हमको निकालना है, फाइंड करना है आरएल एट पॉइंट, आरएल एट पॉइंट ए, और निकालना है आरएल एट पॉइंट बी। देखिए इस पॉइंट की आरएल निकालना है ए की, और आरएल निकालना है बी की। तो ए की आरएल निकालने के लिए देखिए, आरएल कहने का मतलब बड़े ध्यान से समझिए, मीन सी लेवल से लेकर के ग्राउंड पर की उस पॉइंट तक का एलिवेशन। आरएल कहने का मतलब मीन सी लेवल से लेकर के इस पॉइंट तक एलिवेशन। तो इस चीज़ को आरएल निकालना है। तो अगर बात करते हैं आरएल एट पॉइंट ए की, आरएल एट पॉइंट ए की, ए पॉइंट की अगर आरएल निकालते हैं तो बड़े आसान से समझिए कि यहाँ से लेकर के इस लाइन ऑफ कोलिमेशन से लेकर के मीन सी लेवल तक, देखिए यहाँ से समझने की कोशिश कीजिएगा, लाइन ऑफ कोलिमेशन से लेकर के मीन सी लेवल तक आपको पता है, कितना पता है, तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इसी के तो बोल रहे थे। तो बड़ा आसानी से अगर आरएल एट पॉइंट अगर ए की बात करेंगे, आरएल्स एट पॉइंट ए की बात करेंगे, तो पूरा हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ से यहाँ तक है। तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर ये वाला रीडिंग को घटा देंगे, अगर यहाँ से यहाँ तक, देखिए यहाँ से लेकर के यहाँ से लेकर के यहाँ तक का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, इस चीज को समझिएगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है, जो कि हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना है बाबू, 103.4 मीटर आपकी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता है। देखिए यहाँ से यहाँ तक पता है, अगर गलती से यहाँ तक पता चल जाएगा तो वो वाला पूरा में से घटा देंगे तो हमारा ये वाला वैल्यू पता चलेगा कि नहीं चलेगा। तो इसीलिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर ये वाला रीडिंग को घटा देते हैं, और ये वाला रीडिंग इस इंस्ट्रूमेंट के लिए आईएस था, क्या था, आईएस था, यानी आईएस को घटा देंगे तो हमारा क्या मिल जाएगा, 2.9 मीटर घटाएंगे तो हमारा मिल जाएगा आरएल्स एट पॉइंट ए का आरएल्स पता चल जाएगा। तो आप यहाँ पे जरूरत पड़ेगा कैलकुलेटर की, तो आप लोग भी निकाल लीजिए कैलकुलेटर। तो यहाँ पे इसकी आरएल्स देख लीजिए, 103.4 माइनस 2.9 बराबर हो जाएगा 100.5, 100.5 हो जाएगा इसकी, 100.5, यानी इस पॉइंट,
यानी पॉइंट ए का आरएल हमको पता चल गया, इस पॉइंट की आरएल पता चल गया। बड़े ध्यान से इस चीज को समझने की कोशिश कीजिए। इस पॉइंट का आरएल पता चल गया 100.5 और हमको टारगेट यही दिया गया था, मीन सी लेवल से यहां तक का एलिवेशन, मीन सी लेवल से आरएल यानी पॉइंट स्टेशन का एलिवेशन। अब हम लोग को बात किया जाए कि अगर RL एट पॉइंट बी की बात किया जाए, RL एट पॉइंट बी, अगर RL एट पॉइंट अगर बी की बात किया जाए, दिखाई पड़ रहा है ना, तो बी के बात किया जाए तो देखिए तो बी हमारा ये स्टेशन है, हमको यहां से लेकर के यहां तक पता है, यहां से यहां तक को बोल रहे थे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट या लाइन ऑफ हाइट ऑफ कोलिमेशन। ठीक है, तो देखिए RL एट पॉइंट बी के लिए लिखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट रीडिंग। देखिए इस इंस्ट्रूमेंट की सबसे अंतिम रीडिंग है कि नहीं है, हाँ है। 2.5 होगा कि ज़्यादा हो जाएगा, 2.5 से ज़्यादा हो जाएगा, मान लीजिए 2.3 पॉइंट ले लेते हैं, 3.0, ठीक है ना। ठीक है, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट बताइए, तो इसके लिए भी हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना हो जाएगा, 103.4 मीटर और माइनस फोरसाइट इसके लिए कितना हो गया 3 मीटर। तो बताइए कि RS एट पॉइंट बी कितना निकल का है, दिखाई तो पड़ रहा है ना, हाँ, यानी आ जाएगा 100.4 मीटर, दिखाई पड़ रहा है ना, 100.4 मीटर। अब बताइए बी पॉइंट का RS पता चल गया, देखिए बी पॉइंट का RL पता चल गया, कितना आया बोलिए 100.4 मीटर बी पॉइंट का RL आया। क्या बी पॉइंट का RL पता चल गया और बी पॉइंट पर एक बैक साइड रीडिंग को जोड़ देंगे तो क्या इस पॉइंट का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं पता चलेगा। तब बताइए कि बी पॉइंट का RL नॉन RS एट पॉइंट बी, एट पॉइंट अगर बी की बात किया जाए तो देखिए तो नॉन RS अब कितना निकाल के लेके आ गए, तो नॉन RS निकाल के लेके आ गए हैं 100, कितना आ गया 100.4 मीटर। अब बताइए कि 100.4 मीटर नॉन RS पता चला और इसमें बैक साइड रीडिंग को जोड़ देंगे। देखिए नॉन RL अभी अभी निकाल के आया 100.4 मीटर और इसमें बैक साइड रीडिंग को जोड़ देंगे तो देखिए तो ये वाला सेकंड पोजीशन के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकला कि नहीं निकला, तो इसको जोड़िए तो 101.9 आ जाएगा, 101.9 मीटर। देखिए अब यहाँ पे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गया, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गया तो क्या आगे जितने भी पॉइंट है सबका RL नहीं निकाल सकते हैं, तो बोले बड़े आराम से निकाल सकते हैं। इसको कर लीजिएगा कॉपी और सबको बड़े ध्यान से यहाँ पे एनालिसिस करने की कोशिश कीजिएगा, बहुत चीज भारी नहीं है इस पर। हालांकि एक प्रॉब्लम और कराएंगे, बस सिर्फ यहाँ पे ऐसे ही हिट एंड ट्रायल डेमो दे रहे हैं और एक न्यूमेरिकल बहुत ज़बरदस्त ढंग से यहाँ पे कराएंगे जिस तरह से ऑफलाइन क्लासेस में हुए थे, ठीक है ना। हाँ, यहाँ पे अगर बात किया जाए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट सेकंड पोजीशन पर हम लोग पता कर लिया। अब बताइए हमारा टारगेट हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट नहीं था, हमारा टारगेट था रिड्यूस लेवल पता करना। क्या पता करना, रिड्यूस लेवल पता करना, यानी RLs एट पॉइंट सी निकाल सकते हैं, RLs एट पॉइंट, RL एट पॉइंट सी। बताइए सी पॉइंट पर अगर RL निकालने की जरूरत पड़ेगा तो बताइए यहां से यहां तक का हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट पता चल गया 101.9 मीटर। देखिए तो अगर हाइट ऑफ RLs एट पॉइंट सी के बात किया जाए, एट पॉइंट सी के बात किया जाए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहां से यहां तक में अगर ये वाला रीडिंग को घटा दें, ये वाला रीडिंग, ये 2.5 जो रीडिंग है वो यहाँ से लेकर के यहाँ तक का रीडिंग है और यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग आपको पता करना है। तो यहाँ से यहाँ तक का रीडिंग को बोल रहे हैं हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट।
तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट में से अगर इंटरमीडिएट साइड घटा देंगे तो हमारा निकल जाएगा क्या, सी पॉइंट का RLs। तो बताइए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना आया इसके लिए, 101 मीटर, 101.9 मीटर, और इंटरमीडिएट साइड कितना है, 2.5 मीटर है। बड़े आसानी से इसको कैलकुलेशन कर लेंगे आप लोग, वही RLs निकल जाएगा एट पॉइंट सी। अगर मान लिया जाए कि अगर एट पॉइंट डी के बात किया जाए तो सेम प्रोसेस हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS, सेम प्रोसेस एट पॉइंट ई के बात किया जाए तो हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस IS, सेम प्रोसेस एट पॉइंट डी के बात किया जाए, डी हो गया, ई हो गया, एफ हो जाएगा। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट अगर ये सब निकाल रहे हैं एट पॉइंट ई, सब का क्या निकाल रहे हैं, RL निकाल रहे हैं, क्या निकाल रहे हैं, RL, सबका क्या निकाल रहे हैं, RL एट पॉइंट एफ बराबर बराबर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस इंटरमीडिएट साइड। देखिए जी पॉइंट पर हमारा क्या हो जाएगा, RLs एट पॉइंट जी पॉइंट पर हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट रीडिंग होगा। देखिए कहा है कि यही अंतिम रीडिंग है तो ये फोरसाइट रीडिंग होता है ना, तो इस चीज को आप समझने की कोशिश कीजिएगा। और सबका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट कितना होगा बाबू, 101.9 मीटर, यहाँ पे 101.9 मीटर, यहाँ पे 101.9 मीटर, यहाँ पे 101.9 मीटर। देखिए क्यों सबका हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट एक हुआ, क्योंकि हम इंस्ट्रूमेंट को एक ही जगह पर फिक्स करके इतनी सारे रीडिंग को लिया है, इसीलिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट चेंज नहीं हुआ। हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट तभी चेंज होता है जब इंस्ट्रूमेंट की पोजीशन को करते हैं शिफ्ट, ठीक है। तो IS इसके लिए कितना है, एट पॉइंट सी के लिए तो यहाँ पे लिखा गया है, एट पॉइंट डी के लिए IS कितना है 2.3 मीटर, एट पॉइंट ई के लिए कितना है 2.1 मीटर, एट पॉइंट एफ के लिए कितना है 0.9 मीटर। अब बताइए इसके लिए फोरसाइट कितना है 0 मीटर। यहां से सबका निकलेगा क्या, रिड्यूस लेवल। आप कैलकुलेशन कर सकते हैं, सबका क्या निकलेगा, रिड्यूस लेवल। देखिए सबका आप कैलकुलेशन करोगे, एक का कैलकुलेशन हम करेंगे, जी पॉइंट का कैलकुलेशन हम कर लेंगे। तो देखिए जी पॉइंट का जैसे ही कैलकुलेशन किए बाबू तो कैलकुलेटर की जरूरत नहीं पड़ा, 100.4 मीटर आया। देखिए जी पॉइंट का RL हमको पता चल गया, देखिए जी पॉइंट का RL हमको पता चल गया, इस पॉइंट की RL हमको पता चल गया, कितना पता चला बाबू 100.4 मीटर, इस पॉइंट की RL। देखिए RL कहने का मतलब ही समझना होगा आप लोग को, मीन सी लेवल से उस पॉइंट का एलिवेशन। RL का मतलब ही समझना होगा क्या बाबू, मीन सी लेवल से उस पॉइंट का एलिवेशन। अब बताइए क्या थर्ड पोजीशन के लिए, क्या आप इंस्ट्रूमेंट के तीसरी पोजीशन के लिए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकाल नहीं सकते हैं? जवाब आना चाहिए कि यस सर हम लोग तो निकाल सकते हैं। कैसे, तो देखिए यहां से यहां तक आपकी एलिवेशन पता हो गया, कितना पता हो गया 100.4 मीटर, और इसकी बैक साइड रीडिंग था 0.3 मीटर। यहां से हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट निकल गया। तो क्या ये लास्ट पॉइंट EFGH क्या H पॉइंट का RL नहीं निकाल सकते हैं? तो लिखेंगे RL एट पॉइंट H, RL एट पॉइंट H पॉइंट का RL कैसे निकालेंगे बाबू? तो लिखेंगे क्या, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस क्या करेंगे, फोरसाइट रीडिंग। तो यहाँ पे लिखेंगे हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट माइनस फोरसाइट रीडिंग। अच्छा इंटरमीडिएट साइड क्यों नहीं घटाएं, क्योंकि इंटरमीडिएट साइड है ही नहीं तो पैंचा लावेंगे नहीं ना। तो बताइए हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट इस स्थिति में आ गया, कितना आया बाबू बोलिए, हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट यहाँ पे आया था कैलकुलेशन करके 100.7 मीटर। तो 100.7 मीटर में से घटा देंगे 1.5 मीटर तो कितना आएगा 99.7
99 पॉइंट, देख लेते हैं, 100.7 माइनस 1.5 बराबर 99.2, यानी आपके आ जाएंगे 99.2 मीटर। यानी सारे पॉइंट का हम लोग क्या कर लिया, आरएस निकाल लिया। देखिए कुछ पॉइंट की आरएस आप लोग के लिए दिया गया है, जिसको आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि ये सारे पॉइंट का आप आरएस निकाल रहे हैं कि नहीं। जितने लोग बनाए हैं कमेंट जब तक नहीं करेंगे तब तक हम नहीं समझेंगे कि वीडियो को लास्ट तक वो लोग पहुंच रहे हैं। तो देखते हैं कितने लोग को इस वीडियो को लास्ट तक कमेंट आता है। अगर जो लोग पढ़ रहे हैं यूट्यूब से तो उन लोग को लास्ट तक कमेंट आएगा ही आएगा। जितना मैक्सिमम कमेंट आएगा उतना समझेंगे कि मेरा वीडियो उतना लोग देख रहे हैं, ठीक है ना, ये मेरा प्रचार हो जाएगा, ठीक है। हाँ, तो अब हम लोग नेक्स्ट टेक्निकल टर्म की बात करते हैं। देखिए यहाँ पे बार बार हम फोर साइड को घटा रहे हैं, फोर साइड को बार बार क्या कर रहे हैं, घटा रहे हैं। इसीलिए एक नोट पॉइंट में यहाँ पे समझिए क्या, फोर साइड रीडिंग, फोर साइड रीडिंग, रीडिंग is also called negative reading। ठीक है ना, इस चीज को समझिएगा। अब हम लोग जो बात करेंगे एक नया टेक्निकल टर्म राइज एंड फॉल की। हालांकि इसके बारे में हम लोग जानते हैं राइज क्या होता है और फॉल क्या होता है, फिर भी इसको बता रहे हैं। पहले इसको इरेज करके पूरा हम सफा कर देते हैं और उसके बाद हम यहाँ पे इस टेक्निक फ्रेश एक फिर से डायग्राम हमने बनाया। मान लीजिए कि स्टाफ यहाँ पे है, ठीक है ना, तो यहाँ पे कुछ रीडिंग बता रहा होगा। मान लीजिए कि यहाँ पे रीडिंग बताया 2.5, यहाँ पे बताया 2.9, यहाँ पे बताया 3 मीटर, ठीक है ना। अब यहाँ पे देख रहे हैं कि यहाँ पे बताया, मान लीजिए कि 1.9, यहाँ पे बताया 2.0, यहाँ पे बताया 1.9 नहीं, यहाँ पे बोल दिया जाए 3.5 बताया, यहाँ पे बताया 2.5, यहाँ पे बताया 1.5, ठीक है ना। देखिए बड़े आसानी से इस चीज़ को समझने की कोशिश कीजिए कि यहाँ पे राइज एंड फॉल टेक्निकल टर्म हमको समझना है, ठीक है ना। तो राइज एंड फॉल कहने का मतलब, राइज कहने का मतलब ऊपर और फॉल कहने का मतलब नीचे। राइज एंड फॉल जो बताता है ग्राउंड का एलिवेशन बताता है, ग्राउंड का एलिवेशन, यानी rise and fall both are relative technical term, both are relative technical term, ठीक है ना। ये दोनों एक दूसरे के रिलेटिव है, ठीक है ना। बड़े आसानी से समझिए, किसी एक को अगर इसके रिस्पेक्ट में देखा जाए तो ये इसके नीचा है, यानी ये वाला पोजीशन पर बात किया जाए और इस वाले पोजीशन पर बात किया जाए। तो देखिए ये बड़ा आसानी से देखने की कोशिश कीजिएगा कि अगर पॉइंट इसको ए माने और इस पॉइंट को बी माने तो ए पॉइंट ऊपर है और बी पॉइंट नीचे है। इसका मतलब कह सकते हैं कि ए वाला पॉइंट बी के रिस्पेक्ट में ऊंचा है, यानी बी के रिस्पेक्ट में राइज कर रहा है। अगर बी वाला पॉइंट को देखेंगे तो सी के रिस्पेक्ट में ऊंचा है, इसका मतलब सी के रिस्पेक्ट में राइज कर रहा है। इस तरह से हम लोग राइज एंड फॉल का टेक्निकल टर्म हम लोग समझेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग राइज एंड फॉल को बहुत आसानी से समझने की कोशिश करेंगे और यहाँ पे देखेंगे एक छोटा सा टेक्निकली फील्ड में हम लोग कैसे राइज एंड फॉल को पहचानेंगे, ठीक है ना। तो देखिए एक लैंग्वेज है, उस लैंग्वेज से सीखने की कोशिश करेंगे। बोला था द स्टाफ रीडिंग are going to be increase then fall and the stop reading are going to be decrease then
ग्राउंड और राइज। देखिए इस बात को समझने की पूरा कोशिश कीजिए। देखिए तो हमने स्टॉप रीडिंग ऑब्जर्व किया 2.5 से जा रहा है 2.9, 2.9 से जा रहा है 3, यानी स्टॉप रीडिंग बढ़ रहा है। जैसे ही स्टॉप रीडिंग बढ़ रहा है बाबू, क्या हो रहा है, ग्राउंड का नेचर क्या कर रहा है, डाउनफॉल कर रहा है। क्या कर रहा है, डाउनफॉल कर रहा है। तो यही बोल रहा है कि जब स्टॉप रीडिंग अगर इंक्रीज कर रहा होता, जब स्टॉप रीडिंग इंक्रीज कर रहा होता तो आपकी ग्राउंड क्या कर रही होती, फॉल कर रही होती। जब स्टॉप रीडिंग डिक्रीज कर रहा होता, देखिए 3.5 से 2.5, 2.5 से 1.5, तो बताइए जब स्टॉप की रीडिंग आपकी डिक्रीज कर रही होती, जब डिक्रीज कर रही होती तो आप राइज कर रहे होते। आपकी ग्राउंड देखिए तो धीरे धीरे क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। क्या कर रहा है, राइज कर रहा है। तो यही राइज एंड फॉल की कहानी है। राइज एंड फॉल की कहानी इसी कंसेप्ट से देंगे, स्टॉप की रीडिंग से। ठीक है ना, कि स्टॉप की रीडिंग अगर आपकी लगातार बढ़ रही है तो आपकी फॉल कर रही है ग्राउंड। अगर स्टॉप की रीडिंग लगातार इंक्रीज कर रही है, इसका मतलब, अगर स्टॉप की रीडिंग लगातार इंक्रीज कर रही है इसका मतलब आपकी ग्राउंड फॉल कर रही है। अगर स्टॉप की रीडिंग लगातार डिक्रीज कर रहा है इसका मतलब ग्राउंड आपकी राइज कर रही है। देखिए यहाँ पे आप ऑब्जर्व कर सकते हैं, देखिए जैसे जैसे ऊपर जाएगा आपकी रीडिंग कमता जाएगा, आपकी रीडिंग कमता जाएगा। यहाँ पे 0 पॉइंट तो रहता है ये बॉटम में। तो इस चीज को आप खुद से एनालिसिस करिएगा। और ये राइज एंड फॉल की कहानी हो गई फिनिश। अब अगले दिन आएगा सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक, वो टॉपिक आपको रहेगा मेथड ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है ना, उसमें राइज एंड फॉल रहेगा और हाइट ऑफ इंस्ट्रूमेंट रहेगा। वो दोनों आपके सेमेस्टर एग्जाम में कभी कभी डायरेक्ट थ्योरी पूछ देते हैं, और नहीं तो उससे बेस्ट एक न्यूमेरिकल 6 मार्क्स से कंफर्म रहेगा। तो आपके आने वाला अपकमिंग क्लास बहुत ही महत्वपूर्ण होगा। ठीक है।